तो दोस्तों देखिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग सीडीएसएल एंड कैम्स। ये दोनों ही कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आती है क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का वो काफ़ी लाजवाब है। और ये दोनों कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, डुओपोली मार्केट में ओनली लिस्टेड कंपनी है। सीडीएसएल की बात करें तो कैपिटल मार्केट की प्रॉक्सी है, कैम्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रॉक्सी है। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइट्स आपको मैं इन दोनों के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। बिज़नेस मॉडल हम समझेंगे, थोड़ा पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या रिस्क हैं, क्या थ्रेट्स हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड जो सबसे बड़ा ट्रिगर है ग्रोथ पोटेंशियल का इस इंडस्ट्री का वो है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन सेविंग। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो बेसिकली माइंडसेट हमारे यहाँ पर चेंज हो रहा है। जब हम पहले जो हमारे पैसे बचते थे घर में वो हम या फिजिकल एसेट्स में बेसिकली निवेश कर देते हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे आप देखिए तो फाइनेंशियल एसेट्स में ये पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। फिजिकल एसेट्स बोले तो रियल एस्टेट और गोल्ड एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि इन्हीं एसेट्स में हमारा पैसा जाता था, लेकिन धीरे-धीरे ये जो है अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 84% जो वेल्थ है रियल एस्टेट एंड फिजिकल गुड्स में जा रही थी, 11% इन गोल्ड एंड रेजिडुअल 5% इन फाइनेंशियल एसेट। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर ये माइंडसेट धीरे-धीरे चेंज होगा तो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिलेगी। अगर मैं खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ आपको तो मैं पहले दोस्तों आज से 5-6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर खुद मैं फिक्स्ड डिपॉज़िट के अलावा कुछ नहीं जानता था। जो वो जो वो पोस्ट ऑफिस की दोस्तों आरडी होती है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन आज से 5-6 साल पहले करीब-करीब मैंने दोस्तों यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की तरफ कदम बढ़ाया। धीरे-धीरे मैंने इसको सीखा एंड आज आप देखिए तो मेरे खुद की जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी है, वो भी धीरे-धीरे इसमें निवेश कर रहे हैं एंड अक्रॉस कंट्री अगर मैं बात करूँ तो ये अवेयरनेस लगातार बढ़ती जा रही है और म्यूचुअल फंड ट्रांज़ैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं, एसआईपी इन्फ्लोज़ लगातार बढ़ रहा है, डीमैट अकाउंट लगातार खुल रहे हैं और ये एक सेक्युलर ट्रेंड है जो मुझे लगता है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में भी। तो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरीज़ ये दोनों कंपनीज़ हो सकती है। अगर हम देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और कैम्स की अगर बात करें तो कैम्प्स दोस्तों देखिए एक प्रॉक्सी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वैसे तो यहाँ पर एचडीएफसी एएमसी है, निपॉन है, यूटीआई है और भी कई सारे प्लेयर हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है लगातार आप देखिए कि रिस्क बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार नए प्लेयर्स की एंट्री हो रही है। तो अगर आपको प्रॉक्सी प्ले करना है तो यहाँ पर आप कैम्प्स को कर सकते हैं क्योंकि कैम्प्स यहाँ पर बेसिकली सारे ऑलमोस्ट जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के उनको यहाँ पर अपनी सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो इंडिया का जो इंडस्ट्री है वो 12.5% से ग्रो हो रही है और इसने आउट परफॉर्म किया है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसको। आप देखिए 2008 से 2018 तक का ये डेटा है एंड ये जो स्काई ब्लू की लाइन है आप देखिए सबसे टॉप पे हमको देखने को मिलती है। एंड अगर रैंकिंग्स की बात करें तो आप देखिए 2008 में इंडिया की रैंक थी, यहाँ पर हम ट्रिलियन डॉलर एयूएम टर्म्स में बात कर रहे हैं तो 22 थी, फिर 20 हुई, 2018 में 17 हुई और लगातार ही हमको रैंकिंग कम होती हुई देखने को मिलेगी जहाँ पर मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हमको कुछ समय के लिए डी ग्रोथ में देखने को मिले, उनका एयूएम की डी ग्रोथ हुई, लेकिन इंडिया आप देखिए पॉजिटिव में आपको देखने को मिलता है, साथ ही में लैटिन अमेरिका। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिली है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। हालांकि 2017 से लेकर दोस्तों 18 19-20 तक ये जो है इंडस्ट्री में भी हमको प्रेशर देखने को मिला क्योंकि कई सारे यहाँ पर इवेंट हुए, जैसे कि वो आईएलएफएस क्राइसिस हुआ उसका यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर था और एलटीसीजी टैक्स लगा उसका प्रेशर था, साथ ही में जो फ्रैंकलिन एंड टेम्पलेटन वाला इश्यूज हुआ वो जो उसकी कुछ 6 आई थिंक 5 से 6 स्कीम्स में वहाँ पर ताला लगता हुआ देखने को मिला। म्यूचुअल इंडस्ट्री पे काफ़ी उसका नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें थी म्यूचुअल इंडस्ट्री में हमको आउटफ्लोज ज़्यादा देखने को मिले, पैसा रिडीम होता हुआ ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये इंडस्ट्री यहाँ से ग्रो होगी क्योंकि पेनिट्रेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इंडियाज़ म्यूचुअल फंड एसेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज अमंग्स दी लोवेस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इंडिया जो है अभी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज। ओवरऑल एसेट्स की बात करें और उसके टर्म्स में इक्विटी एसेट्स की बात करें तो देखिए यूएस में 75% यहाँ पर निवेश होता है, ठीक है, इक्विटी मार्केट्स में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। वहीं आप देखिए दोस्तों ओनली 5%। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हेडरूम ऑफ ग्रोथ है यहाँ पर। और इंडिया की जो इकोनॉमी, हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी मिलेनियल है, यंग पॉपुलेशन है, वो डेफिनेटली वर्किंग पॉपुलेशन है और धीरे धीरे इस मार्केट में वो आती जा रही है, फाइनेंशियलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है जिसका एक
पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पर हमको मिलता हुआ देखने को मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जब बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों कैम्स एक जबरदस्त प्रॉक्सी प्ले है। 70% मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री का। अगर एयूएम की बात करें, देखिए एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कैम्प सर्विस करता है टोटल इंडस्ट्री का, वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों 38 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट 26 ट्रिलियन करता है। तो यहाँ पर गजब का मार्केट शेयर है। इक्विटी एयूएम की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, मतलब टोटल एयूएम है दोस्तों, इसमें इक्विटी भी है, इसमें हाइब्रिड भी है, इसमें डेट भी है, ठीक है, इसमें और भी दूसरे भी हैं, लेकिन सिर्फ इक्विटी की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गजब का जो है मार्केट कैप्चर कर रखा है कैम्स ने। टोटल जो सर्विस है एयूएम की वो यहाँ पर कैम्स ही करता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा प्लेयर है के फिनटेक, जो कि इसके बाद सबसे बड़ा प्लेयर है। तो वो अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन हो सकता है इस साल उसका भी आईपीओ आ जाए। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात करें तो कैम्स यहाँ पर मार्केट लीडर है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देखें तो इसके स्टॉक प्राइस में हमको काफी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% तक गिर गया था। अब उसके पीछे का रीजन दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहला रीजन है वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन यहाँ पर काफी ज्यादा हो चुके थे, ठीक है। एक गजब की रैली हमको कैम्स में आती हुई देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑफलोड किया यहाँ पर एक बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म ने, बेसिकली एआईएफ था, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड था जिसका नाम था आई थिंक आईआईएफएल। तो उसने पूरा अपने स्टेक यहाँ पर ऑफलोड किया। यहाँ से ये स्टॉक हमको गिरता हुआ देखने को मिला, फिर यहाँ से ये स्टॉक और गिरता हुआ नजर आया, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 45% तक ये करेक्ट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी थ्रेट बताया जा रहा है कि यार कैम्स का जो बिजनेस है वो यहाँ पर इंटैक्ट नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, अगर म्यूचुअल फंड प्लेयर्स ने यहाँ पर खुद की इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो इस कंपनी पे, इस कैम्प्स पे यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि तलवार लटकती हुई नजर आ सकती है। तो लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूंगा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है पहली बार बोल रहा हूँ। कैम्प्स की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा एंट्री बैरियर है। जो एंट्री बैरियर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी भी निवेशक की एंट्री होती है, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करता है तो उसके दोस्तों पहले वहां पर मतलब इसका जो इन्वॉल्वमेंट है कैम्प्स का वो शुरुआत से लेकर अंत तक है। चाहे मैं यहाँ पर बात करूँ अकाउंट क्रिएशन से लेकर, या मैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लेके बात करूँ, या फिर रिडेम्पशन के लेके बात करूँ, तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल यहाँ पर कैम्प्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही में अगर हम देखें तो इन हाउस टेक्नोलॉजी है, इसको यहाँ पर पूरा हैंडल करने के लिए कैम्प्स के पास इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे इस लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए खुद की इन हाउस टेक्नोलॉजी है कैम्प्स के पास। साथ ही साथ फिजिकल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर कैम्प्स की जो फिजिकल नेटवर्क है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में इनका एक फिजिकल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेटवर्क है। आई थिंक 300 स्टोर्स के आसपास इनका सेंटर्स हैं, मतलब 300 सेंटर्स हैं इनके पास करीब करीब 25 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। साथ ही में फंड हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर्स के साथ एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इमीडिएट यहाँ पर लिंक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को रेप्लिकेट करना एक फंड हाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटर के पास जाना, अगर मान लीजिए कल को यहाँ पर कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेकर, तो उसको यहाँ पर स्विच करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ माइग्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। बिजनेस डिसरप्शन के चांसेस हो सकते हैं, क्या पता यहाँ पर डेटा लॉस होता हुआ देखने को मिले। कई सारे कस्टमर हैं, रेगुलेटरीज हैं, रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्विच करना मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है, एंट्री बैरियर्स हैं, और जो नॉलेज ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा है। डोमेन एक्सपर्टीज़ इनके पास ऑलरेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी शानदार है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, एक कस्टमर डेटाबेस काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे को लगता है तो यहाँ पर इस चीज़ को रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है, और अगर कर भी देता है कोई तो यहाँ पर मुझे लगता है वो जो म्यूचुअल फंड प्लेयर है, जैसे कि मैं अगर एचडीएफसी की बात करूँ, कोटक की बात करूँ, तो उनको यहाँ पर स्विच करने में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो कैम्स यहाँ पर वो चीज़ इंजॉय करता हुआ नजर आएगा। तो एंट्री बैरियर है स्विचिंग कॉस्ट का, ठीक है, ये स्विचिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ी स्विचिंग कॉस्ट हो सकती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्यों मुझे ये बिजनेस अच्छा लगता है, और यहाँ पर अब ये धीरे धीरे अट्रैक्टिव भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट लीडर है, प्रॉक्सी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और एक जैसे हमने बात करी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री है। तो इसकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई हमको डेफिनेटली होती हुई देखने को मिलेगी। खुद आप देखिए एसआईपी इनफ्लोज कितने बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए सीडीएसएल भी दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं न कहीं मेरा ओपिनियन ऐसा है कि सीडीएसएल थोड़ा-सा सिक्लिकल हो सकता है कैम्प्स के मुकाबले, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो देखिए एसआईपी तो लगातार आती जाएगी। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रही है, उनकी एसआईपी तो लगातार डायरेक्ट डेबिट होती जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। हो सकता है अगर
यहाँ पर बेयर मार्केट आ जाए, करेक्शन आ जाए, तो हो सकता है आप अपनी एसआईपी रोक दें, लेकिन मेरे को लगता है ज़्यादातर एसआईपी यहाँ पर चालू रहेगी क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। नई एसआईपी नहीं आएगी तो पुरानी तो चलती रहेगी। लेकिन सीडीएसएल के केस में ऐसा नहीं है। सीडीएसएल के केस में होगा क्या, बेयर मार्केट जब आएगा तो डायरेक्ट इक्विटीज़ में थोड़ा-सा मुझे लगता है ट्रांज़ैक्शंस कम होंगे, थोड़ा-सा यहाँ पर इनफ्लो कम होता हुआ नज़र आएगा, नए डीमैट अकाउंट कम खुलते हुए नज़र आएँगे, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन स्टिल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सीडीएसएल भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अब यहाँ पर हम बात करें दोस्तों सीडीएसएल के बारे में, तो जैसे मैंने बात करा फाइनेंशियलाइज़ेशन का, कैपिटल मार्केट की ग्रोथ भी हमको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी है सीडीएसएल विद मार्केट लीडरशिप। आई थिंक 60% का इनके पास मार्केट शेयर। आप देखिए 31 दिसंबर 2021 तक 5.56 करोड़ यहाँ पर इनके पास इन्वेस्टर अकाउंट है, और अभी रिसेंट की एक अपडेट है कि 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर सीडीएसएल ने ओपन कर दिए। हालांकि एलआईसी आईपीओ का भी यहाँ पर काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट है। साथ ही में पिछले साल हमको 2021 में आपने देखा कि कितने सारे आईपीओज आते हुए देखने को मिले, और उसकी वजह से भी काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए हमको देखने को मिले। एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप देखिए इनके पास 592 है, मतलब कि जो 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 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, यानी कि जो डिस्काउंट फर्म्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं सीडीएसएल के पास। तो यहाँ पर दोस्तों एनएसडीएल भी दूसरा प्लेयर है, लेकिन एनएसडीएल अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी पीछे है एनएसडीएल के पास। यहाँ पर इतने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी नहीं है, इतने अकाउंट्स भी नहीं है। आई थिंक एनएसडीएल के पास 2 करोड़ के आसपास अकाउंट होंगे, लेकिन 6 करोड़ हैं सीडीएसएल के पास। तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी बड़ा एक आप कह सकते हैं कि ग्रोथ के चांसेस हैं सीडीएसएल में भी। एंड यहाँ पर जो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस पे चलने से पहले, वो है दोस्तों अभी मैं यहाँ पर एक डेटा पढ़ रहा था विकिपीडिया पे कि यहाँ पर पैन जो होल्डर्स हैं वो कितने हैं। तो पैन होल्डर्स आज की 2020 तक की मैं बात करूँ तो 50 करोड़ यहाँ पर पैन होल्डर्स हैं, मतलब कि जिनके पास पैन कार्ड है, और डीमैट अकाउंट यहाँ पर ओनली 8 करोड़ के आसपास है इंक्लूडिंग एनएसडीएल। तो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पर अभी एक गैप है। इस गैप को फिल होने में दोस्तों हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जिस प्रकार से अवेयरनेस बढ़ रही है हो सकता है ये गैप फिल हमको काफ़ी जल्दी होता हुआ देखने को मिले। मैं 10 साल की बात नहीं यहाँ पर नहीं कर रहा, हो सकता है यहाँ पर उससे पहले भी हमको होता हुआ देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी है कैम्स सीडीएसएल यहाँ पर। अब यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू डिटेल है सीडीएसएल की, उसकी बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस आप देखिए, एनुअल इश्यूड चार्जेस, ये सारे इनके बेसिकली जो है रेवेन्यू स्ट्रीम है। डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर चार्जेस ये लेते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, एनुअल इश्यूड चार्ज हो गया, आईपीओ एंड कॉर्पोरेट एक्शन चार्ज हो गया, ऑनलाइन डेटा, ठीक है, ये सारे चार्जेस। तो सबसे ज़्यादा जो इनके ट्रांजैक्शन चार्ज सबसे ज़्यादा जो इनका रेवेन्यू प्रपोर्शन है वो आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस से, अराउंड 35%। और 2021 की बात करें, 2020 के एंड की बात करें तो आईपीओस काफ़ी सारे आए दोस्तों, उसकी वजह से ये जो 2 चार्जेस हैं इनके, इनमें काफ़ी हमको बड़ा इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में भी हमको काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आई थिंक ये स्टॉक का प्राइस भी अपने निचले स्तरों से 10x हो गया था। एक टाइम पे ये ₹150 के आसपास चलता था, उसके बाद 1500 तक भी इसने टच किया। तो ये जैसे ही यहाँ पर बेयर मार्केट या फिर थोड़ा-सा भी स्लो डाउन आएगा तो ये चार्जेस इनके कम होते हुए देखने को मिलेंगे, तो रेवेन्यू प्रपोर्शन भी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये सारी बेसिकली जो चार्जेस हैं दे आर लिंक्ड टू दी मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी अच्छी रहेगी तो यहाँ पर इनके चार्जेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में धीरे-धीरे यहाँ पर ग्रोथ तो आनी ही आनी है, ये तो फॉर श्योर है। तो ये इनके कुछ यहाँ पर चार्जेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चार्जेस इनके ट्रांज़ैक्शन चार्जेस से आते हैं, और ट्रांज़ैक्शन चार्जेस कम हुए तो थोड़ा-सा यहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी, जो अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल सकता है। आईपीओ के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इनको मिले 2021 में, 2020 में, वो अब थोड़े बहुत कम होते हुए देखने को मिलेंगे एलआईसी आईपीओ के बाद। तो लेट्स सी इसका क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैम्स में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, सीडीएसएल में भी मैं इन्वेस्टेड था, लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पर वापस से मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मेरे को जब यहाँ पर थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपके साथ बात कर रहा था कि क्यों यहाँ पर प्रिफर्ड है सीडीएसएल एनएसडीएल के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनके जो डीपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी दोस्तों यहाँ पर रिलैक्स्ड हैं एज कम्पेयर टू एनएसडीएल। तो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट यहाँ पर जो है शुरुआती वो ओनली 5 लाख का है सीडीएसएल में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख का है एनएसडीएल में। तो यहाँ पर एज हो रहता है सीडीएसएल के पास, इसीलिए आप देखेंगे इनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको 592 देखने को मिलते हैं। उसमें ज़ेरोदा है और भी बड़े-बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं। सेटअप कॉस्ट काफ़ी लोअर है, मतलब कि जो सीडीएसएल की सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। सीडीएसएल एक सेंट्रलाइज़ सर्वर पे काम करता है, तो यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीपी का जो ऑफ़िस है
उसमें, लेकिन एनएसडीएल के लिए यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, डीपी को यहाँ पर वर्क स्टेशन यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, इनको ऑन प्रीमाइज सर्वर लगाना पड़ता है एनएसडीएल के लिए, डीपी यानी कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो एनएसडीएल का यहाँ पर एक और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीडीएसएल का एक और एडवांटेज है कि ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इनका क्लाउड बेस्ड सर्वर है, तो यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं है। तो एनएसडीएल का यहाँ पर बेसिकली ऑन प्रीमाइसिस चार्जेस यहाँ पर डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बढ़ जाते हैं, इसलिए सीडीएसएल की तरफ वो मूव करते हैं। स्लैब बेस्ड फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर रिलैक्स्ड है सीडीएसएल का, और ये काफ़ी एडवांटेज हैं जिसकी वजह से आपको लगातार, आप देखिए सीडीएसएल में आपको डीमैट अकाउंट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, एनएसडीएल में इतना बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलता, और मार्केट शेयर लगातार यहाँ पर गेन किया है सीडीएसएल ने पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में दोनों काफ़ी कंपनी अच्छी हैं। स्कैम्स की बात करें तो मुझे लगता है एट दिस पॉइंट कैम्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन सीडीएसएल मुझे यहाँ पर अभी भी लगता है थोड़ा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा नेक्स्ट क्वार्टर्स के नंबर का, क्योंकि आप देखिए लगातार आईपीओ कम हो चुके हैं, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पर इनको कम मिलेंगे, कॉर्पोरेट चार्जेस यहाँ पर इनको कम मिलेंगे, और भी कई सारे यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, चाहे हम बात करें डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे, ठीक है, या फिर नॉर्मल सिक्योरिटीज़ में इंट्राडे एफएनओ, तो अब ये थोड़े से रिलैक्स होते हुए नजर आएंगे, तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अब यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेन होती हुई नजर आएगी, स्टेबल होती हुई नजर आएगी, तो उसके बाद यहाँ पर मैं डिसीजन लूंगा। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पर कोई निवेश नहीं कर रहा हूँ। और ये तो दोस्तों हो ही गया, देखिए लॉन्ग टर्म में सीडीएसएल कैम्स दोनों काफी अच्छी कंपनी, लेकिन एक मैं वेट कर रहा हूँ एनएससी का। एनएससी भी दोस्तों यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्टोरी मुझे नजर आती है, क्योंकि देखिए अभी हालांकि बीएससी भी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, बीएससी में कोई शक नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एक नाम है, लेकिन एनएससी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों जो डेरिवेटिव मार्केट है ना, वो ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है वर्ल्ड का वो एनएससी है, तो यहाँ पर एनएससी मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा। तो एनएससी के आईपीओ के आएगा जब, मैं काफ़ी डिटेल में आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा, बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग क्या एडवांटेज हैं, क्या रिस्क हैं, क्या थ्रेट है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों प्लीज़, एफर्ट को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, और आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स थॉट्स और ओपिनियंस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो योर थॉट्स एज वेल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।